हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड मिडिल स्कूल टीचर प्रिपरेशन का। तो झारखंड में सहायक आचार्य परीक्षा का एग्जाम होना है। तो इसमें आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे क्लास 6 to 8 के लिए। ये क्लास 6 to 8 में अगर आप गणित विज्ञान शिक्षक यानी मैथ साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका प्लानिंग और आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहना चाहिए। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। वन बाई वन हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, तो एग्जाम का पैटर्न वो कैसा रहेगा, तो उसको हम सबसे पहले बात करेंगे। उसी में हमारा आ जाएगा सिलेबस के, आपको जो सिलेबस दे रखा है, ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और उसके बाद हमको इसकी तैयारी कैसे करनी है। मेरे कोर्स में जो अवेलेबल है उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो चूंकि मैं देखो मेरी एक्सपर्टीज जो है वो मैथमेटिक्स में है, ठीक है, मैथ साइंस मेरी एक्सपर्टीज है, तो इसलिए मैं गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए बात कर रहा हूँ। आप इसी के अकॉर्डिंग जो है जो सोशल साइंस का टीचर होता है उसका या जो आपका लैंग्वेज का टीचर होता है उसकी स्ट्रेटेजी आप प्लान कर सकते हो, ठीक है, तो काफी फ्रूटफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि हमको एग्जाम का पैटर्न कैसा है, ठीक है, एग्जाम का जो होना है तो वो एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, हमको कैसे देना है और जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो इसको हम लोग ब्रोशर से देखेंगे। तो ब्रोशर आपको पहले भी आपने देखा होगा, आई होप, ठीक है। चलिए एक बार फिर से ब्रोशर देख लेते हैं, तो ब्रोशर से हम लोगों को प्लानिंग करने में इजी हो जाएगा। ये देखो ब्रोशर है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो लिखा हुआ है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी क्लास 6 to 8 के लिए है ये, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आप देखोगे ना तो इसमें आपको बोल दिया है कि इसमें एक ही एग्जाम होगा, ठीक है, एक ही मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है, और मुख्य परीक्षा में 4 पत्र होंगे इसमें, ठीक है, यानी ये आपको 4 पालियों में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम सीबीटी फॉर्म में होना है, ठीक है, सीबीटी फॉर्मेट में, माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, आपको ओएमआर पे नहीं बल्कि सीबीटी पे, कंप्यूटर पे, आपको जैसे पीजीटी में हुआ था वैसे देना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लिखा है कि सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा और परीक्षा का जो स्वरूप है वो देखिए इस तरह का है, ठीक है। तो इसमें 4 आपको शिफ्ट में कह सकते हो कि 4 पालियों में एग्जाम देना है, ठीक है, यानी 4 बार आप सेंटर पे जाएंगे ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। अब वो एक ही दिन हो सकता है या 2 दिन, जैसा भी आपको आगे मिलेगा। तो जो पेपर 1 है, सबसे पहले जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपको जो एग्जाम देना है, ठीक है, जिसमें आपने फॉर्म में अपने एक पेपर को चूज किया होगा जो कि आपका माध्यमिक परीक्षा यानी जो क्लास 10th था, ठीक है, क्लास 10th मैट्रिक में जो हम लोग एक पेपर चूज करते हैं ना, तो इसमें से जो पेपर आपका रहा होगा हिंदी, इंग्लिश, संथाली, मुंडारी, ठीक है, हो यहाँ पे फिर खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, ठीक है, जो भी इसमें से कोई एक पेपर आप चूज किए होंगे जो आपके 10th लेवल में था, ठीक है, 10th में था, तो उसका आपको एग्जाम देना है। उसमें 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 100 नंबर के लिए 2 घंटे का एग्जाम होगा। बट इसमें आपको जस्ट पास होना है, ये अहर्तक प्रवृत्ति का है, न जस्ट क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट से कोई रिश्ता नहीं है। आपको इसमें जस्ट जो है 33% लाना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जस्ट अहर्तक प्रवृत्ति का है। अब देखो यहाँ पे जो मेन है जिससे आपका मेरिट बनेगा वो है पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 3 आपका मेन पेपर है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ठीक है। अब पेपर 2 अगेन देखो ये लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, और इसमें आप कोई भी पेपर चूज कर सकते हैं जो आपका 10th में था या नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कर्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा के में जो अधिसूचित है, ठीक है, जैसे हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश या उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, तो इसमें से कोई भी एक आप क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, ले सकते हो, या हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी आपको देखो 100 नंबर का होगा, तो ये बोनस है। आप उसी पेपर को चूज कीजिए जिसमें आपका कमांड हासिल है, ठीक है। मतलब अगर आपका जो है कुड़ुक अच्छा है तो आप कुड़ुक ले लीजिए, उर्दू अच्छी है उर्दू ले लीजिए, इंग्लिश में काफी अच्छे हो तो इंग्लिश ले लो, हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी ले लो, बट उसी को लेना जिसमें आप अच्छे हैं या जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है नीचे सिलेबस भी दिया गया है, तो इसका सिलेबस भी हम लोग देख लेंगे। तो इसका सिलेबस देख करके आप इसकी तैयारी करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, ठीक है। तो इसमें आप 100 में काफी नंबर गेन कर सकते हैं। ये 2 नंबर का है, 2 घंटे का है, ठीक है। तो इसमें आपको कोशिश करना है मैक्सिमम लाने का। फिर जो पेपर 3 है ये है सामान्य ज्ञान और सामयिकी यानी करंट अफेयर, ठीक है, जनरल नॉलेज, आपका जो है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इन सब पे बेस्ड ये एग्जाम होगा। इसका भी हम लोग देख लेंगे अभी क्या है सिलेबस, ठीक है। तो ये भी 100 नंबर का होगा, इसमें भी आप काफी अच्छा कर सकते हो। ये भी 2 घंटा का है, इसमें भी हमको मैक्सिमम करने का कोशिश करना है, ठीक है। फिर जो पेपर 4 है वैकल्पिक विषय कोई एक,
ठीक है। कोई एक का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि आप या तो साइंस मैथ टीचर बनेंगे या तो आप कॉमर्स या तो आप सोशल साइंस का टीचर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक का मतलब ये है कि या तो गणित विज्ञान शिक्षक, ठीक है, और या तो जैसा नीचे दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान चूंकि मैं साइंस टीचर हूँ, मैथ टीचर हूँ, तो मैं मैथ की बात करूंगा, आप इसके अकॉर्डिंग नीचे वाला देख लेना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आप गणित और विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 4 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 180 नंबर का है, ठीक है। 180 क्वेश्चन इसमें आएंगे 180 नंबर के लिए, तो एक बड़ा पेपर है। मेरिट में इसका पोजीशन ठीक ठाक होगा ना। तो क्या है, 3 घंटे के लिए ये एग्जाम होगा। तो ये कह सकते हो कि ये मेरा मेन पेपर है। चूंकि हम लोग तो लैंग्वेज की तैयारी अच्छे से कर ही लेंगे, फिर जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग वगैरह उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो अब वही बच्चा आगे निकलेगा जिसका ये पेपर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे तैयारी, कंपटीशन किन के बीच होता है? तैयारी करने वालों के बीच, ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पे कंपटीशन काफी कम रहने वाला है, क्योंकि फॉर्म उतना भरा नहीं गया और सीट्स काफी ज्यादा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने की, ठीक है। तो आपको ये देख करके रखना है कि मेरा मतलब कि कोई चीज इसमें कमी ना रह जाए। तो फिर भी मैं अगर बता रहा हूं कि चूंकि पढ़ने वाले बच्चों का ही होता है, सच्चाई यही है कंपटीशन में, ठीक है। यानी कि कंपटीशन एकदम पूरा आसान ही है, कुछ करना ही नहीं, जैसा नहीं। आपको तैयारी जरूर करनी है, और तैयारी करने वाले बच्चों में उसी का होता है जो थोड़ा सा एडवांस होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो अब तैयारी करने वाले लैंग्वेज की तैयारी पे खूब ध्यान देंगे, रीजनिंग वगैरह भी अच्छे से करेंगे, लेकिन इसमें जो है लगभग जो है ना कॉम्पेरेबल नंबर आएगा। मतलब कि किसी का अगर पेपर इजी हुआ तो सबका 80-90 के अराउंड में रहेगा, पेपर अगर टफ हुआ तो सबका 60-70 के अराउंड में रहेगा, इस तरीके का। लेकिन इस पेपर पे अगर जो आगे निकलेगा तो वो मेरिट में आगे निकल जाएगा। लेकिन इस पर चांस है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो सीट्स काफी ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का होने का चांसेस है। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपको लिखता है। आपको लिखता ये है ना कि अगर आपको गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना है तो पहले एक बात माइंड में अपना सेट कर लीजिए कि 6 to 8 क्लास में, ठीक है, 6 to 8 क्लास में एक ही टीचर होता है जो साइंस भी पढ़ाता है, मैथ भी पढ़ाता है। यानी क्या? यानी आप ही को फिजिक्स पढ़ाना है, आप ही को केमिस्ट्री, आप ही को मैथ, आप ही को बायोलॉजी, ठीक है, चाहे आपका ग्रेजुएशन में स्पेशलिटी कुछ भी रहा हो। हाँ, तो इसीलिए आपको यहाँ पे 5 पेपर का ऑप्शन दिया जाता है। यानी आपके पास में मैथ का ऑप्शन है, फिजिक्स का ऑप्शन है, केमिस्ट्री का, ठीक है, आपका वनस्पति विज्ञान, ठीक है, यानी आपका बॉटनी का, और प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी का। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 से, बट पांचों का तैयारी आपको नहीं करना है। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो इन 5 में से कोई भी 3 सेक्शन का आपको उत्तर देना है। इन प्रश्न पत्र 5 में, ये 5 खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकेंगे, तो आपको किसी 3 खंड का ही उत्तर देना है। तो जिस 3 खंड का उत्तर देना है ना, आप उसी की तैयारी करके जाइएगा, ठीक है जी। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि जिस उक्त विषय में 33% अंक लाना क्या है, अनिवार्य है, तभी आप मेधा सूची में रह पाएंगे। मतलब ये जो है ना, मतलब इसमें 33% कम से कम तो लाना है भाई, उससे कम लाओगे तो आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले याद रखिए कि मेरिट जो बनेगा, तो मेरिट में ये जो तीनों पेपर है, ठीक है, पेपर नंबर 2, 3, 4, इन तीनों से मेरिट बनेगा, मेरिट, ठीक है। मतलब कि आपका रैंक क्या है, मेरिट क्या है, इन तीनों से बनेगा। पहला में आपको जस्ट पास करना है, जस्ट आपको 33% लाना है, ठीक है, लेकिन मेरिट इससे बनेगा। तो मेरिट इससे बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें भी 33% आना चाहिए। यानी कि ओवरऑल आप बहुत नंबर ला रहे हो, लेकिन ये आपका कमजोर है। तो चूंकि ये आपका सब्जेक्ट स्पेशलिटी है, तो इसमें आपको कम से कम 30% लाना है, तभी आपको सारा कॉपी चेक करके पेपर 2, पेपर 3 चेक करके आपको फिर मेरिट मिल लिया जाएगा। यानी पहले पेपर 4 को चेक किया जाएगा और 33% आ रहा है कि नहीं आ रहा ये देखा जाएगा, तभी 2 का, 3 का, 4 का नंबर जोड़ के मेरिट बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए खास जो फोकस है ना, वो आपका मेन पेपर पे होगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। हाँ, लेकिन जो आपका ऑनर्स था ना, उसको आप जरूर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने मैथ में ऑनर्स किया हुआ, तो आप मैथ जरूर रखिए। आपने फिजिक्स में ऑनर्स कर रहा था, आप फिजिक्स जरूर रखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग है। तो आपने एक मैथ ले लिया, मान लो किसी ने एक मैथ ले लिया, ठीक है, मैथ,
और प्लस किसी ने फिजिक्स ले लिया। तो तीसरा पेपर अब वो कोई जरूरी नहीं कि केमिस्ट्री ही ले, वो चाहे तो बॉटनी या जूलॉजी में से भी कोई एक ले सकता है, ठीक है। तो चाहे तो वो बॉटनी ले ले, कोई इशू नहीं है, ओके, या जूलॉजी ले ले। तो कोई 3 पेपर का तैयारी करना। लेकिन अगर आप बायो से अगर किए हैं ग्रेजुएशन तो आप जरूर बॉटनी या जूलॉजी भी लीजिएगा, और ये दोनों आसान पेपर होता है। साथ में केमिस्ट्री ले लीजिएगा अगर आपको उसमें मजा आता है, वरना फिजिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक ऑनर्स पेपर ले लीजिए और 2 पेपर अपने हिसाब से आप चुन लीजिए। यानी मैथ के साथ में आप केमिस्ट्री और जूलॉजी भी चुन सकते हैं, मैथ के साथ में आप केमिस्ट्री और बॉटनी भी चुन सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी वाले बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे भी रख सकते हैं, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो कोई भी 3 पेपर को आप अभी से लेकर के चलिए जिसका आपको एग्जाम देना है। तो ये हो गया हम लोग का पहला स्ट्रेटेजी, ठीक है। मतलब ये तो क्राइटेरिया ही है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। अब है कि हम इसका सिलेबस देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग मेरा आज का स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो आज जो मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ठीक है, जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो क्या है, वो है मेरा सीसीपी का मतलब ये है, जैसे आपने 3 पेपर चुन लिया, मान लो ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, ठीक है। 3 पेपर जब आपने चुन लिया तो 3 पेपर में, ठीक है, सीसी का मतलब है कि पहला को आप पूरा कंप्लीट कीजिए, दूसरा को भी कंप्लीट रखिए और तीसरा को आप रखिए पार्शियल। मैं देखो एक अच्छी तैयारी का स्कीम बता रहा हूं। अगर कोई शॉर्ट टर्म अनाउंसमेंट हो जाता है एग्जाम का, हालांकि एग्जाम में भी टाइम है, ठीक है, जल्दी नहीं होगा, कम से कम तो टाइम है इसमें, मंथ से तो ऊपर ही जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर कुछ जल्दी होता है एग्जाम में तो हम उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी ले आएंगे। लेकिन अभी चूंकि मुझको कम से कम 1 मंथ का टाइम तो यहाँ से लगता ही है, उससे ज़्यादा ही टाइम है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि कोर्ट के अकॉर्डिंग 3 महीने का कम से कम टाइम मिलेगा, चूंकि नया फॉर्म जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए। तो खैर कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसी भी हालत में आपके पास में टाइम है अभी, तो अभी आप ये फॉर्मेट लेके चलो, सीसीपी, यानी पहला पेपर कंप्लीट करना है, दूसरा पेपर कंप्लीट और तीसरा पेपर को हमको पार्शियल तैयारी करना है, ठीक है। याद रखिए कि हमको, अभी मैं 180 पे बात कर रहा हूँ, फिर मैं पूरा पे बात कर लूंगा, ठीक है। हमको 180 का जो एग्जाम देना है ना, ये 3 घंटे में देना है। यानी आपको पता है कि 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब भैया ये है मैथ और साइंस का जलवा, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब भाषा का या कोई हिस्ट्री का पेपर है कि जो बस देखते गए टिक करते गए। स्पेशली मैथ में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेटिंग क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल ही रहता है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल रहता है, तो सारा कैलकुलेटिंग है, ठीक है। हाँ, कुछ आप जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लो तो उसमें कुछ रिजल्ट बेस्ड या बॉटनी जूलॉजी में आपको रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मतलब क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो पहले से आप तैयार रहिए कि आपको 180 में, ठीक है, 180 क्वेश्चन करने का प्लानिंग रखना ही नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो उसमें पहले यही तैयार किया जाता है कि क्वेश्चन में जनरल अटेम्प्ट कितना बनता था। एक्सपर्ट यही देखते हैं सबसे पहले कि जनरल अटेम्प्ट कितना बनता है, ठीक है। मतलब 180 मिनट में 180 क्वेश्चन मैथ साइंस का तभी होगा ना जब एकदम लॉलीपॉप इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस देख करके ऐसा नहीं लगता है कि लॉलीपॉप इजी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा भी कैलकुलेटिंग क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन अच्छा ही कहलाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तेज बच्चा भी अगर सही क्वेश्चन करना चाहे तो 180 में कितना क्वेश्चन कर सकता है। तो जो तेज बच्चा है ना, अगर वो कोई मतलब बंक ना मारे, कैलकुलेशन करके आराम से कॉन्फिडेंस से करे, तो मैक्सिमम 140 क्वेश्चन को वो सोल्व करेगा। ये कब करेगा? जब 180 क्वेश्चन वो जानता हो। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि सीट्स काफी ज्यादा हैं, फॉर्म उतने नहीं भरे गए, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं ना कि 110 to 120 ये मेरा अभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। मतलब इस पेपर में, बाकी पेपर को मिला के मेरिट तैयार होगा, लेकिन इस पेपर में इतना नंबर लाने वाले सिक्योर होंगे। अभी कुछ कह नहीं रहा, अभी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। मैं ऐसे बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजी की। इसका मतलब ये है कि 180 क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपका 120 क्वेश्चन भी काफी अच्छा है तो आप क्या हो गए? आप हीरो बन गए। मतलब कोई नहीं आपको रोक सकता। ये 120 क्वेश्चन आपका जस्ट 2 पेपर से ही आ जाता है। अगर आप एक पेपर को कंप्लीट किए हो तो 60 क्वेश्चन वहां से कर लोगे। दूसरा पेपर भी आपका अगर कंप्लीट है तो 60 क्वेश्चन वहां से, तो पार्शियल वाले की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन 100% हो नहीं पाता, ये मेरे को पता है, इसलिए मैं इसको पार्शियल रख रहा हूं। तो याद रखो कि 2 पेपर को आप मजबूत तैयारी करो। सिलेबस के अकॉर्डिंग जब मैं कंप्लीट की बात करता हूं तो कंप्लीट है ना। अब वहां पे कोई मतलब कि हमको कोई भी हमको गोशा, कोई भी कोना नहीं छोड़ना है। कंप्लीट तैयारी,
कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में, स्पीड एक्यूरेसी के साथ में। और जब मैं पार्शियल की बात करूंगा तो पार्शियल का मतलब ये होगा, जैसे मान लो कि किसी का सिलेबस है, लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो हम पूरा सिलेबस पे नहीं जाएंगे, जो कि हर पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, तो जो पोर्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और जो मेरे को अच्छा लगता है, बस मैं उसकी तैयारी कर लूंगा। तो अगर वो आपने ऐसे ऐसे पोर्शन को ले लिया जो 20 क्वेश्चन को भी कवर कर रहा है, तो ये इसमें जो कमी रह जाएगी ना, इसको पूरा करने के लिए काफी है, ठीक है। तो ये सबसे पहली स्ट्रैटेजी है। जब आप इसको पूरा कर लेते हैं, जब आप इसमें फाइनल हो जाते हैं, आपको फिर भी टाइम मिलता है, तब फिर से उस पार्शियल की तरफ हम बढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी का स्ट्रैटेजी होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे CPP में, मतलब सबसे पहले एक सी को पढ़ेंगे, माने किसी एक पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, अगर आपका कोई पेपर अच्छा, जैसे मान लो किसी का मैथ अच्छा है और फिजिक्स कमजोर है, तो वो फिजिक्स को चूज कर ले और उसको अच्छा करने की कोशिश करे और मैथ का प्रॉपर रिवीजन रखे। लेकिन मैथ अभी उसको अच्छा नहीं कहेंगे, अभी मैथ में उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए फिर उसको भी वो कंप्लीट करने जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंप्लीट तब मानेंगे जब दोनों में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक पार्शियल वाले को चूज कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा सिलेबस पे बात कर लेते हैं जल्दी से, ताकि फिर हमको आसानी हो जाए, ठीक है। सिलेबस से पहले हम लोग पहले यहीं पे कुछ और भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो अब देखो, तो याद रखो कि आपका मेरिट कहाँ से बनेगा, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 से। पेपर 1 जो आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग लैंग्वेज पेपर है, उसमें जस्ट आपको 30% लाना है, ठीक है, 30% ही है, यहाँ पे ये चीज दिया हुआ होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे जो टोटल एग्जाम हो रहा है, तो टोटल एग्जाम आपका कितना का हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो 380 + 100, ठीक है जी, मतलब 380 से आपका मेरिट बनेगा, है ना, क्योंकि पेपर 2 से आपका 100 क्वेश्चन है, ठीक है, फिर पेपर 3 से आपका 100 क्वेश्चन है और पेपर 4 से 180 क्वेश्चन है, तो टोटल 380, इससे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और प्लस जो है आपका ये 100, तो 100 आपका ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर जो आपका जस्ट क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 30% लाना है, तभी आपका कॉपी चेक होगा। तो 30% तो ले ही आओगे, ठीक है, तैयारी नहीं भी करोगे तो, क्योंकि इसका क्वेश्चन में उतना दमखम नहीं रहता है। तो अभी आप देख लीजिएगा, तो 380 पे आपको खास फोकस करना है, ठीक है। 380 के लिए मैंने आपको बताया कि 100 में आप पूरा कोशिश करो, बहुत कम टाइम में तैयारी होगा, डेली का कुछ ना कुछ टाइम इसमें रखना, लेकिन 180 पे आपका खास इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें और हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये चीज लिखी हुई है कि पहला पेपर में आपको कम से कम 30% लाना ही है भाई, तभी आपका आगे का कॉपी चेक होगा, वरना आपका आगे का कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। फिर पाठ्यक्रम में पत्र 1 जो है बोल दिया गया कि जो भी आपका क्लास 10th का सिलेबस है उसको आप देख लीजिएगा, जो जैक में चलता है, रांची झारखंड जैक का जो सिलेबस है, ठीक है, क्लास 10th के लिए, उसी से क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। पेपर 2, तो पेपर 2 के लिए आपको सिलेबस नीचे दिया हुआ है, देख लेंगे अभी। पेपर 3 जो है ना, वो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा, यानी जो क्लास 1 to 5 के लिए सिलेबस दिया हुआ है पेपर 3 का। पेपर 3 में है क्या, तो सामान्य ज्ञान है, मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, रीजनिंग है। तो ये अब देख लेते हो पेपर 3 क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे देखो पेपर 3 है, ये पेपर 3 का सिलेबस रहा, ठीक है। पेपर 3 में आपको सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सिंपल 6 to 10 का क्वेश्चन होता है, ठीक है, दर्पण क्या है, तो कौन से विटामिन से कौन सा बीमारी होता है या उससे बच सकते हैं, ठीक है, या केमिस्ट्री का इजी क्वेश्चन। तो ये तो भाई मैथ साइंस वालों के लिए ही तोहफा है, ठीक है। सामान्य गणित में वही कुछ आपका बीजगणित का, ज्यामिति का, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ठीक है, वही आपका क्लास 8, 9, 10 का इजी वाला लेवल रहता है, ठीक है। इसमें आप करनी देख लीजिए, ट्राइगोनोमेट्री के इजी क्वेश्चंस हो गए, फार्मूलाज पे, बीजगणित में, ठीक है, द्विघात समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, सब आप देख लेना। ये भाई अगर मैथ के बच्चे हो ना, ठीक है, तो अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो ये सब क्वेश्चन बनेगा, मतलब बनेगा, आपके खून में है ये, ठीक है। तो ये सब इजी क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिएगा। फिर मानसिक क्षमता जांच, मेंटल एबिलिटी का, ठीक है भाई, बहुत एग्जाम देते रहते हैं आप लोग इस तरह का, तो बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। ऑड इवन का क्वेश्चन, या कहते हैं देख करके जो कूट वाला क्वेश्चन आता है वो, या श्रृंखला का क्वेश्चन, काफी सारे इजी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, काफी जगह बुक वगैरह इसका मिल जाता है, बस एक बार झांकोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसमें कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, ये पीजीटी आपका जो पेपर 1 था वही चीज है, ठीक है, चाहो तो आप वहीं से रिकॉल कर सकते हो। मेरे ऐप में भी पीजीटी पेपर 1 के नाम से है ये पूरा टेस्ट सीरीज, उसमें काफी सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है और आपको देख करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन था, सब लोग क्वालिफाई किए थे,
बगैर पढ़े ही अच्छा नंबर लाया है, तो ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बिंदास इसमें आपको, क्योंकि इस बार इससे मेरिट बनना है, तो इसमें आपका झारखंड जरूर पढ़ लीजिएगा। झारखंड का खास करके जो खास जो झारखंड में जो घटनाएं हुई हैं, जो आंदोलन हुए हैं, जो खेल से रिलेटेड, अभी खेल में झारखंड काफी आगे जा रहा है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आप झारखंड, तो यही सिलेबस है भाई, इसी सिलेबस से आपको पेपर 3 बनेगा, ठीक है। तो पेपर 3 क्या हो गया। अब देखो पेपर 4, तो पेपर 4 जो आपका मेन पेपर है उसका सिलेबस है, ठीक है, वो हम लोग नीचे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको पहला तो पेपर आपको क्वालिफाई करना ही है, ठीक है, 30% आना है तभी आपका ये चेक होगा, और उसके बाद जो पेपर 2, 3, 4 है उसी से आपका सारा कुछ चेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सारी बातें लिखी हुई है कि मेरिट कैसे बनेगा, तो वो आम चीज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है ना कि आपको मेरिट में जैसे पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये जो 3 पेपर है, इससे जो आपका टोटल नंबर आएगा, तो टोटल नंबर आपका देखो इससे कम नहीं आना चाहिए, टोटल आपका 40% से कम नहीं होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व है या ईडब्ल्यूएस में आते हैं। 32% है ST SC के लिए, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5 और आदिम जनजाति के लिए 30% है। इतना से कम परसेंट आएगा तो आपको लिया ही नहीं जाएगा, ठीक है, भले सीट खाली रह जाए कोई मतलब नहीं है। तो भाई इससे ऊपर जाना और इससे ऊपर अच्छे से जाइएगा, पूरी उम्मीद है, सीट काफी ज्यादा है, आपका होने का पूरा चांसेस है, ठीक है। इसके बाद देखिए वही सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई आपको ये लाना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो और कोई खास चीज नहीं है, जो होगा हम लोग बाद में भी देख लेंगे। अब चलो हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ। सबसे पहले जो आपका पेपर 2 है, ठीक है, जो पेपर 2 है लैंग्वेज पेपर, जिसमें आपको कोई एक पेपर चूज करना है। तो अगर आप कुड़ुख को लेते हो, ध्यान दीजिएगा ना, तो कुड़ुख के लिए देखो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ये पूरा ब्रोशर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया गया है, ठीक है। मेरा टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के नीचे, तो वहां से भी आप जाकर टेलीग्राम चैनल जो है मेरा PGT TGT तहसीन सर, जो सबसे पहला लिंक है टेलीग्राम चैनल का, काफी सारे टेलीग्राम चैनल है, तो जो सबसे ऊपर वाला लिंक होगा ना, उसको आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको ये ब्रोशर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं इसको आपके कोर्स में भी ऐड कर दूंगा, ऐड किया हुआ है शायद, ठीक है। चलो ये हो गया। तो ये ब्रोशर में ये सिलेबस है आपके लैंग्वेज का, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए आपको जो भी होगा, जैसे कुड़ुक का, फिर यहाँ पर देखो पूरा हिंदी का दिया हुआ, आप देख लेना, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग बुक आया हुआ होगा आपका, तो बुक में सिलेबस एक बार देख लेना कि सिलेबस वही है कि नहीं है, तो उस बुक से आप तैयारी कर लेना, ठीक है। जो भी आप पेपर चूज करते हो, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपके लिए सिलेबस रहेगा, ठीक है जी। ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप उर्दू चूज करते हो तो उर्दू के लिए भी तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। कुरमाली तो सिलेबस लेकिन लंबा नहीं है, छोटा सिलेबस है, हो अगर चेक करते हो, चूज करते हो। खोटा कोई अगर लेता है तो खोटा के लिए सिलेबस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे मिला लेना, ठीक है, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये इसके बाद हम लोग का आ रहा है, ये तो संस्कृत वगैरह ही हो गया, नागपुरी, ठीक है, मुंडारी, ठीक है, चलिए चलो, ठीक है, बंगाली हो गया, ठीक है, संथाली यहाँ पे। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना जो पेपर, मेन जो पेपर है उसका, ठीक है। देखिए यहाँ से फिजिक्स आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जैसे साइंस और मैथ का टीचर का बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, और आप सिलेबस को अच्छे से देखोगे ना, तो इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो है वो 12th क्लास की हैं, ठीक है। तो ये आप अगर आप इसको लेते हो सी में, यानी कंप्लीट अगर इसका तैयारी करना चाहते हो, तो आपको कंप्लीट सिलेबस का तैयारी करना है, ठीक है, याद रखिएगा कंप्लीट सिलेबस का। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, देखो जनरल फिजिक्स से आप देख लेना इसको, ठीक है। जनरल फिजिक्स में बहुत सारी चीजें जो है वो क्लास 11th की हैं और क्लास 12 की हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि आपको फिजिक्स में ध्यान कहाँ देना है। रिलेटिविटी भी अच्छा है, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ऑप्टिक्स भी सिर्फ आपको सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस दिया है, ठीक है। लेकिन देखो ये दोनों बहुत मेन है। मैं अगर बात करूं तो एक आपको इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब देखा जाए ना तो सारी बातें यहाँ पे आ गई। इलेक्ट्रोस्टेट और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला दिया जाए, ठीक है, और साथ में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, तो आपका पूरा 12th क्लास हो जा रहा है, ठीक है। चूंकि ऑप्टिक्स भी कुछ इसमें दिया हुआ है, तो 12th क्लास पूरा लिया गया है। 12th क्लास में भी जो सबसे ज्यादा पोर्शन से क्वेश्चन आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टेट, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इससे बहुत क्वेश्चन रहेंगे, कह सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रहेगा, ठीक है। कह सकते हो कि अबाउट 25 क्वेश्चन तो इससे रहेगा इन दोनों से। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ लिख दिया है। जैसे आप अभी आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब आपको गाउस थ्योरम भी जानना है, इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उसके रिजल्ट जानने हैं, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं,
ठीक है, वो आपको जानने हैं। यहाँ पे फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल, हिस्ट्रेसिस, ठीक है, तो ये सब आपको जानना है। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब यहाँ पे देखो सिर्फ किरचॉफ्स लॉ लिख देने से नहीं हो जाएगा ना, करंट के बारे में फिर आपको जानना पड़ेगा कि करंट मतलब कि उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, वो सब भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसी में आ जाएगा आपका आगे चल के रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सिर्फ किरचॉफ लॉ लिख दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से, हम लोगों ने पहले भी देखा है क्योंकि ये टीजीटी फिजिक्स का भी सिलेबस है, तो करंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब बस किरचॉफ्स लॉ को ही पकड़ करके दोनों लॉ पढ़ लिए और 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसे बंक नहीं मारना। अगर आपका ये सी है, अगर आपका ये सी कैटेगरी में है, यानी आपको इसको कंप्लीट अगर प्रिपरेशन करना है, सी फॉर कंप्लीट, अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो भैया बढ़िया से पढ़ के जाना है, सबको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा किरचॉफ्स लॉ मैंने अपने ऐप में जो फिजिक्स को कवर किया है कोर्स में, तो इसी तरीके से किया है, जहां से क्वेश्चन बनता है जो लिंक्ड चैप्टर है उसको जरूर मैंने लिया है। ठीक है, तो लिंक्ड चैप्टर जो है जैसे करंट का पूरा हो गया, रेजिस्टेंस वगैरह, तो आपको लेना ही पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज इसके एप्लीकेशन को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे तो लिखा है बेयर्ट्स-शेभार्ट्स लॉ और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो अब सिर्फ बेयर्ट्स-शेभार्ट्स लॉ से क्वेश्चन आएगा? जी नहीं, बेयर्ट्स-शेभार्ट्स लॉ के एप्लीकेशन है, बगल में एम्पियर लॉ है। ठीक है, वो सब कहाँ गया? बेयर्ट्स-शेभार्ट्स लॉ तो जस्ट आपको एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है, तो चार्ज के मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है, ठीक है, बड़े बड़े कह सकते हैं लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो इसके एप्लीकेशन में आता है, तो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बेयर्ट्स-शेभार्ट्स लॉ निकाले, पढ़ लिए, 1-2 क्वेश्चन कर लिया, जी नहीं, इससे आपका खतरा में रहेगा, फिर पार्शियल कभी पार्शियल हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट का मतलब कंप्लीट पूरा पढ़ के जाइए। तो बेयर्ट्स-शेभार्ट्स लॉ से जुड़ा हुआ जो भी है इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, बगल में एम्पियर्स लॉ हो जाता है, उसके बाद जो मोशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन हो गया, लेंस लॉ, तो काफी इंटरेस्टिंग सिलेबस है, मजेदार है। 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ज्यादा नया नहीं लगेगा, तैयारी करने में टाइम आपको कम ही लगेगा, बस उसको पॉलिश करना है, सही सिस्टम से पढ़ना है। ठीक है, फिर एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, तो ये तो केमिस्ट्री ही है कह लो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर्स मॉडल, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्वाडिंग इक्वेशन वगैरह है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जंक्शन डायोड, ठीक है, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर वगैरह है, बेसिक लॉजिक से भी कुछ इजी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल नहीं है, इसको आप कंप्लीट में ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट करने वाला बुक है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में अच्छे रिस्पॉन्स भी आपको देगा। इसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, तो आप भैया मैथ के अगर मैथ ऑनर्स वाले हो तो मैथ तो आपको पढ़ना ही है। आज सिलेबस मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिलेबस इजी लगा हुआ है। अलजेब्रा आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलजेब्रा है, ठीक है, तो अलजेब्रा में सेट थ्योरी, अब सेट थ्योरी में लिखा हुआ है डिमॉर्गन्स लॉ, काउंटेबल अनकाउंटेबल मैपिंग। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल ये तो भाई ग्रेजुएशन का है, अच्छा टॉपिक है, CSIR नेट का फेवरेट है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ। लेकिन अब यहाँ पे सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो सेट का क्वेश्चन आ जाएगा तो मत चौंकिएगा, तो सेट को पूरा पढ़ के जाइए, भारी नहीं है सेट, और CSIR का भी फेवरेट रहा है सेट, रियल एनालिसिस का बेसिक है सेट, तो सेट आपको पूरा पढ़ के जाना है, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट तैयारी। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, तो इससे रिलेटेड जितना भी रिजल्ट वगैरह है सब आपको पता होना चाहिए, कैसे उसको यूज करते हैं वो पता होना, और थोड़ा फास्ट हैंड, मैथ में थोड़ा फास्ट हैंड हो जाइएगा, ये सब टॉपिक में खास करके फास्ट हैंड नहीं रहने का बहुत लॉस होता है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में अब देखो फंक्शन लिख दिया तो काफी हो गया, अब आपको कुछ भी फंक्शन पूछ देगा तो भैया 12th क्लास में अच्छा होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, सब देख लेना। ठीक है, फिर वहां से आगा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, BSc, लीबनिज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर BSc में चले आए, तो 12 से स्टार्ट करके ये BSc की तरफ जा रहा है। तो यहां से देखोगे आप 12 से स्टार्ट करके ये BSc की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, ट्राइगोनोमेट्रिक, रेशनल, इरेशनल फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये सब आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें क्या है आपका 12 लेवल का इंटीग्रेशन है, तो ये मुश्किल पोर्शन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हैंड और कॉन्फिडेंट रहना है, थोड़ा
स्किल्स से क्वेश्चन बनाना है। ऐसा नहीं कि वहां भी पुट कर रहे हैं और पुट करके डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा माइंड वर्क करना है, फास्ट हैंड रहोगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, टेंजेंट, नॉर्मल, ठीक है। इसको तो एक्सक्लूड कर दिया है, डायमीटर को हटा दिया है, यानी जस्ट ये 11th लेवल का है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा इसलिए। फिर 3 डायमेंशन का है, तो इसमें भी आपको जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेशन है, डायरेक्शन, कोसाइन है, प्लेन और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री में डिमॉर्बस थ्योरम, एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज। तो बहुत मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान सा सिलेबस है, बिल्कुल इसको सी कैटेगरी में रखिए और कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद 2 को आपने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से कंप्लीट किया है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो समझने के लिए इशारा काफी है, ठीक है। जो भी लिंक्ड है, जो भी टर्म है, उस टर्म को आपको अच्छे से जानना है। आजकल के एग्जाम का देखो यही बन गया है मोटो। हम लोगों ने इसको मतलब कि काफी जगह देखा है, ठीक है। जैसे दिल्ली में भी जो DSSB का एग्जाम होता है, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि अब लोग सिलेबस भी नहीं देते हैं। जैसे बिहार में भी आपको सिलेबस नहीं दिया जाता है। तो इसका पर्पस ये रहता है कि अगर आप मैथ है तो आप मैथ को, अगर आपको बोल दिया कि हम ग्रेजुएट लेवल तक पूछेंगे, तो आपका नीचे से ऊपर तक सब अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए अब बहुत ज्यादा सिलेबस को भी फॉलो नहीं किया जाता है एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन हट के दे दिया जाता है, तो आपका वो अच्छा होना चाहिए। तो याद रखिएगा, सिलेबस के अलावा जो इसके बेसिक्स हैं वो भी आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो उसको अच्छा करने के लिए आप अदर बुक का भी सहारा लो, नीचे का बुक का सहारा लो, ठीक है। तो थोड़ा सा लग जाओगे, जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है। डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होगा। फिर देखो इसके बाद बॉटनी। अगर कोई बॉटनी चूज करता है तो भाई देखिए, मेरी बॉटनी मेरी एक्सपर्टीज में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फेमिलियर तो हूं, पहले से जानता हूं इसको, लेकिन एक्सपर्टीज में नहीं है। तो आप इसकी पार्शियल में अगर आप इसको रखोगे, मान लो मैं PCM वालों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आपका PCB है, बायोलॉजी वाले हैं, तो उसके लिए तो ये स्पेशल पेपर होगा, कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर इसको आप पार्शियल में रखते हो, मान लो मैथ वाले आप बच्चे हो, ठीक है, तो पार्शियल में रखोगे तो आप देख लेना कि कौन कौन सा मैं आसानी से तैयारी कर सकता हूं। जैसे अब यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ देखिएगा, 11 सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 सिलेबस में जो मेरे को अच्छा लगता है उसको आप चूज करके और उसकी आप तैयारी कर लीजिए। जैसे आप देखिएगा, जैसे अगर भाई है क्या ये बॉटनी, तो भाई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और 4-5 क्वेश्चन आएंगे, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा प्लांट टिश्यूज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, DNA, ठीक है। आप यहां से कुछ जो है कुछ टॉपिक को आप उठा लीजिए। सेल स्ट्रक्चर से भी इजी ही होता है, ठीक है। और बायोमेल नोमेनक्लेचर, तो ये आपको जो है ये आपको इजी होता है। तो आप अगर आप इतना ले लिए तो ये आपके पार्शियल में आ गया। पूरी तैयारी नहीं भी होगी, एकदम विन करके आओगे, ठीक है। लेकिन जो आप चूज कर रहे हो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो पूरा सिलेबस करने का जरूरत नहीं है पार्शियल वाले का, आप चूज करके अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है। इसी तरीके से आप जियोलॉजी में भी यहाँ पे खुद से पिक कर सकते हैं, ओके। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का बहुत लंबा सिलेबस दे दिया, लोग देख के डर रहे हैं। लेकिन इसको भी हम लोग पार्शियल में लेंगे, ठीक है। अगर हम PCB वाले हैं तो पार्शियल में लेंगे। तो याद रखिएगा कि केमिस्ट्री का जो बहुत मेन पोर्शन होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जहां से क्वेश्चन काफी फास्ट बनता है। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनिक अच्छा है कि नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो भाई मत पढ़िएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक सीखने वाली चीज है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें आप फिजिकल केमिस्ट्री पर फोकस कर सकते हो। जैसे ये इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, तो इसमें भैया देखो, पढ़े होगे आप लोग भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक बार देखोगे ना सारी चीजें याद आ जाएंगी। क्वेश्चन भी इसके इजी बनते हैं। पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस इजी बनते हैं। केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल पढ़ा हुआ, पुरानी चीजें होंगी आपकी, ठीक है, इसके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, इसके भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप फोकस कर सकते हो। जो आपके लिए टफ है उसको आप बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, लेकिन जो आप कर सकते हो ना वो आप कर लो, जितना कर सकते हो उतना कर लो, लेकिन जो कर रहे हो उसको अच्छा से करो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से, इसको अगर आप पार्शियल में रखोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और बाकी जरूरत ही नहीं है कि आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, अगर आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन हो जा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक पोर्शन इंटरेस्टिंग होता है, सबसे अच्छा होता है। अगर आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आप इसको भी उसी के अकॉर्डिंग कुछ पोर्शन को आप चूज करके उस पर तैयारी कर सकते हैं। जब वो तैयारी अगर समय अच्छी है तो आप उसको फिर बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। फिर अब देखो फिजिकल वाला आ गया, जिसमें इसमें थर्मोडायनामिक्स है, इसको भी आप चूज कर सकते हो। तो थर्मोडायनामिक्स इजी होता है, ठीक है, पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, ये इसमें सारी चीजें हैं। फिर आपका हो गया इसमें, ये आप क्रिस्टल लैटिस को देख सकते हो, बहुत मजा आता है इसका क्वेश्चन करने में, ठीक है। फिर यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह, गैसेस स्टेट को आप देख सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को आप देख सकते हो। तो ये सब आपके लिए इजी ही पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन कोई एक, जैसे केमिस्ट्री अगर ले रहे हो ना, तो कोई एक को आप चूज कर लेना, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में से, तो आपके लिए फिर वो मुश्किल नहीं रह जाएगा, ठीक है।
तो इसके बाद फिर आ गया वो हिस्ट्री वगैरह, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि तो यार ये देखिए आपको सीसीपी मॉडल पे करना है, ठीक है, सीसीपी कोशिश करना है, 2 को कंप्लीट रखें, 1 को हम पार्शियल रखें। इस तरीके से करेंगे डेफिनेटली अच्छा रहेगा। और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ लगा हुआ रहूंगा, जहां भी कोई शॉर्ट टर्म प्लान की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर आपको शॉर्ट टर्म प्लान भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप सीसीपी तैयारी करने के लिए आप जो है बुक्स वगैरह का सहारा ले सकते हैं, और अगर आप मेरे कोर्स से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो अभी कोर्स दिया हुआ है जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, मैथ और फिजिक्स का मैंने कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो पहले से इसका कोर्स रेडी हो रहा है। तो याद रखो ये दोनों अंडर वर्किंग है, मतलब इस पे काम चल रहा है और हम 80% अचीव कर लिए हैं। मैथ में लगभग सिलेबस को कवर कर दिया गया है, इसमें क्वेश्चंस काफी और ज्यादा टॉपिक वाइज डाले जाने हैं, एमसीक्यूज डाले जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। फिजिक्स में सिलेबस और एमसीक्यूज दोनों साथ साथ चल रहा है, ठीक है, और कुछ ही कंटेंट बचा हुआ है, काफी अच्छे से कवर किया, बहुत ही फ्रूटफुल है। मैं आपको बताऊं कि मतलब तारीफ में ऐसे ही नहीं कर रहा, मैंने इसमें मेहनत किया है, ठीक है, मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है मैंने कोशिश किया है कि मैं जो है सारी बातें वहां पे डाल दूं, ठीक है। आप पढ़ेंगे आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है, बस ये हम लोगों को दुआ करना है कि थोड़ा हमको टाइम मिले, ठीक है। 1 मंथ 1.5 मंथ मिलने से तो बहुत अच्छा, मतलब इसको जब तक पूरा दोनों को फिनिश नहीं करेंगे मैं आपके साथ लगा रहूंगा। तो डेली बेसिस पे देखो इसमें वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है, सिलेबस को सारा कवर किया गया है, ठीक है, 1 by 1। आपको काफी मजा आएगा, बहुत अच्छा है। फिर भी कुछ आपको मिसिंग लगेगा तो आप उसको मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप कर पाओगे आप तो मैं उसको भी उसमें ऐड कर दूंगा। आपको इसमें पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, काफी सारा क्वेश्चन कराया गया है, तो काफी मजा आएगा। तो ये आप मेरे ऐप से जाकर के ले सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो ऐप है वो ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टली, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ऐसे आप MSc लर्न ऑनेस्टली लिखोगे तो वो आ जाएगा, लोगो मेरा यही यूट्यूब वाला है, तो उसको आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इंस्टॉल करके आप देखोगे कि सबसे पहले आपको यही 2 अभी मैंने इसको ऊपर कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको फिजिक्स वाला दिखेगा और फिर आपको मैथ वाला दिखेगा, ठीक है ना। ये आपको मैंने सहायक आचार्य के नाम से अलग अलग कर दिया है। हालांकि टीजीटी का भी एक सेम सिलेबस है, तो मैथ और फिजिक्स टीजीटी ये साथ में है, ये चाहो तो ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। जब आप लेने जाओगे तो आप देखना कि ये मैंने आपके अकॉर्डिंग तैयार कर दिया है, ठीक है, क्योंकि रेट इसका महंगा है, ठीक है। मेरे कंटेंट अच्छे रहते हैं, तो होता क्या है कि मैं उसमें कम से कम प्राइस लगाना चाहता हूं, ठीक है, तो भी थोड़ा प्राइस उसका अच्छा खासा हो जाता है। ओके, कंटेंट का चूंकि ज्यादा कंटेंट रहता है, उसमें सिलेबस ज्यादा कवर किए जाते हैं, इसलिए। तो अब आप देखोगे कि जैसे फिजिक्स या मैथ अगर आप बाई करना चाहोगे तो आप इसमें देख लेना, इसमें आपको मल्टीपल वैलिडिटी से ये तैयार किया गया है, मल्टीपल वैलिडिटी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको 1 मंथ के लिए कोर्स चाहिए, ठीक है, या आपको 3 मंथ के लिए चाहिए, तो 1 मंथ का, 3 मंथ का, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 मंथ के लिए है, 3 मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए है और 1 ईयर के लिए भी है, ठीक है। तो आप 1 मंथ के लिए देखोगे कि आपको ये सिर्फ 950 में मिल जाएगा, 3 मंथ के लिए ये 1650 में है, 6 मंथ के लिए 2500 में है और 1 साल के लिए ये 3500 में है। अलग अलग फिजिक्स लोगे तो फिजिक्स, मैथ लोगे तो मैथ, ठीक है। दोनों साथ में लोगे तो आप टीजीटी वाला लिख सकते हो, टीजीटी मैथ फिजिक्स, ये दोनों सारी सेम सिलेबस पे है, तो सेम पर काम करता है, ठीक है। तो ये है केमिस्ट्री के लिए या कोई भी थर्ड पेपर जो आप लेते हो पार्शियल के लिए, उसके लिए आप कोई बुक ले लो, ठीक है, जो जिसमें सिलेबस हो, और उस तरीके से आप पार्शियल, लेकिन उसमें पार्शियल का मतलब ये है कि उस जो आप चूज करते हो, जो सेक्शन आप मार्क करते हो, उस सेक्शन को अच्छे से पढ़ के उसका क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा करके आपको जाना है, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ मेरे ऐप से बाई कर सकते हो, बहुत अच्छा है, वहां पे भी आपको काफी मजा आएगा। अगर आप मैथ फिजिक्स लेते हैं तो ये दोनों कंप्लीट होगा, ठीक है। ये मैं आपको 100% श्योर करता हूँ, क्योंकि मैं खुद लगा हुआ हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ आपके साथ साथ, ठीक है, आपको छोड़ नहीं देता अकेले। तो ये आप वहां से जाकर के बाई कर सकते हो, ठीक है। कोई ज्यादा इशू होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो 8271662117 पे, ठीक है। बट व्हाट्सअप ही करना, कॉल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। काफी सारे मेरे भी काम रहते हैं, बिजी हो जाता हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलो, बहुत हो गया आज के वीडियो में। ये स्ट्रेटेजी आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, काफी सारा चैनल में कंटेंट है, वहां से भी आपको फायदा होगा, तो चैनल पे हमेशा बने रहा कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो सीखने के लिए हमेशा मैं सीखने वाली चीजें ही डालता हूँ, और जितना आप नॉलेज गेन करते जाएंगे, टीचर बनने के बाद भी आपको वो फायदा देगा, ठीक है। तो नॉलेज गेन करते रहिए। आज रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे की भी बधाई देता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि हमारा देश का नाम हमको ऊंचा करना है, ठीक है। उसके लिए हमको खुद को भी अच्छे से तैयार करना है। हम जितना मजबूत होंगे, हमारा राज्य, हमारा देश उतना ही मजबूत होगा, ठीक है।
तो किसी और अपडेट के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिएगा इसको, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर ऐप पे आते हैं तो आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच।